हेलो एवरीवन, सर्वाज्ञा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साइंस टीचर और आज हम मिलकर ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स को कॉन्कर करेंगे। हाँ, मैं जानता हूं इन प्रॉब्लम्स से, इन न्यूमेरिकल्स से काफ़ी स्टूडेंट्स को डर लगता है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इस लेक्चर के एंड तक आप इन्हें एक प्रो की तरह सॉल्व कर रहे होंगे। हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस पूरा बिल्ड हो जाए। तो रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम अपना फॉर्मूला टूलकिट तैयार करेंगे सारे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस के साथ। फिर सेक्शन 2 में हम अपना पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक डायरेक्ट फोर्स कैलकुलेशन। उसके बाद सेक्शन 3 में हम एक थोड़ा चैलेंजिंग कंपैरिजन प्रॉब्लम देखेंगे और आखिर में सेक्शन 4 में आपको मिलेगा एक सिंपल ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस जो आप किसी भी न्यूमेरिकल के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसे एक बढ़ई को, एक कारपेंटर को काम करने के लिए औजारों की जरूरत होती है, वैसी ही हमें फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला टूलकिट की जरूरत है। तो चलो ग्रेविटेशन के सबसे जरूरी, सबसे असेंशियल इक्वेशंस को जानते हैं। यही फॉर्मूलाज फाउंडेशन है, नींव है। इनके बिना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। तो पूरा ध्यान यहाँ। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल जी की, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका फॉर्मूला है g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर्ड। आइए इसे आसान बनाते हैं। यहाँ कैपिटल G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये एक ऐसी वैल्यू है जो पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ हमेशा सेम रहती है। कैपिटल M उस प्लैनेट का मास है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो अर्थ हो या मून। और कैपिटल R उस प्लैनेट का रेडियस है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अब बात करते हैं वेट की। हमेशा याद रखो, वेट एक फोर्स है। इसे कैलकुलेट करने के दो मेन तरीके हैं। एक सिंपल तरीका है W इक्वल्स टू M इंटू G। दूसरा फॉर्मूला है W इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय R स्क्वायर्ड। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, अगर आप दूसरे फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो GM अपॉन R स्क्वायर है वो तो G का ही फॉर्मूला है। इसका मतलब ये दोनों फॉर्मूलाज आपस में जुड़े हुए हैं, बेसिकली एक ही हैं। ये एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है जो आपको याद रखना चाहिए। ये तीन इक्वेशंस आपको याद हैं? ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। ये हैं द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम्स में इनका बहुत यूज होता है, खासकर जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही हो। तो इन तीनों को अपने माइंड में एकदम फ्रेश रखिएगा। ठीक है, हमारा टूलकिट अब तैयार है। अब वक्त आ गया है अपने पहले चैलेंज का। ये एक आसान सा प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टेप्स को फॉलो करना। अगर आप मेथड और स्टेप्स को ठीक से फॉलो करोगे तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। तो प्रॉब्लम ये है, हमें अर्थ की वजह से महेंद्र पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है और महेंद्र का मास दिया गया है 75 kg। तो सीधे शब्दों में हमें महेंद्र का वेट निकालना है अर्थ पर। सिंपल। देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसको लिख लेना। इसे गिवन डेटा कहते हैं। ये बहुत जरूरी है। इससे आपको क्लियर हो जाता है कि आपके पास क्या क्या वैल्यूज हैं और इससे सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो चलिए सब कुछ लिस्ट करते हैं जो हमें पता है। चलो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम चाहें तो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, F इक्वल्स GMM अपॉन R स्क्वायर, लेकिन उसमें बहुत कैलकुलेशन लगेगा। थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। याद है हमने क्या कहा था कि GM अपॉन R स्क्वायर तो G के बराबर होता है। तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं। इतने सारे बड़े बड़े नंबर्स प्लग इन करने के बजाय हम सीधा सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, F इक्वल्स M इंटू G। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे फॉर्मूलाज को ठीक से समझने से आपका टाइम और एफर्ट दोनों बच सकता है। अब हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। 75 किलोग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 9.77 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड, और इससे हमें हमारा आंसर मिलता है। महेंद्रा पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है 733 न्यूटन्स। और याद रखिएगा, न्यूटन्स फोर्स की यूनिट है। बहुत बढ़िया। अब जब आपने बेसिक्स मास्टर कर लिए हैं तो चलिए एक लेवल ऊपर चलते हैं, एक थोड़ा चैलेंजिंग प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे एक कंपैरिजन प्रॉब्लम। ये देखने में थोड़े ट्रिकी लगते हैं, लेकिन मैं आपको एक इतना सिंपल मेथड बताऊंगा कि ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सिनेरियो ये है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट अर्थ पर 750 न्यूटन्स है। सवाल ये है कि उसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर कितना होगा। यहां पर देखो, ऑब्जेक्ट का मास डायरेक्टली नहीं दिया है, इसलिए हमारा अप्रोच थोड़ा सा अलग होगा। देखिए, प्रॉब्लम में हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज दिए गए हैं। हमें बताया गया है कि मून का मास अर्थ के मास से बहुत कम है और उसका रेडियस भी छोटा है। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आइए देखते हैं कैसे। तो सुनो, कंपैरिजन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सीक्रेट है ये 4 स्टेप मेथड। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये हर बार काम करता है।
स्टेप 1, सही फॉर्मूला चुनो। स्टेप 2, 2 इक्वेशंस बनाओ, एक अर्थ के लिए, एक मून के लिए। स्टेप 3, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो। और स्टेप 4, दी हुई वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व कर दो। चलो इसको यूज करके देखते हैं। अब यहां ध्यान से देखो, जब हम मून की इक्वेशन को अर्थ की इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो एक जादू होता है। कैपिटल जी और स्मॉल m दोनों कैंसिल हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों वैल्यूज दोनों इक्वेशंस में सेम है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g तो कांस्टेंट ही रहता है और m यानी ऑब्जेक्ट का मास वो भी बदलता नहीं है। ऐसा करने से हमारे पास एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन बच जाती है। अब हमें सिर्फ अर्थ और मून के मास और रेडियस के साथ काम करना है। और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पर होगा 126.8 न्यूटन्स। पता है इसमें सबसे कूल बात क्या है? ये वैल्यू अर्थ के वेट का लगभग 1/6 है। आपने ये बात पहले जरूर सुनी होगी और अब आपको पता है कि इसके पीछे का फिजिक्स क्या है। हमने आज काफी कुछ सीखा, तो अब इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस बनाते हैं। यही इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो पूरा ध्यान यहां देना। अगर आप इन टिप्स को याद रखेंगे तो आप ग्रेविटेशन का कोई भी न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर लेंगे। कुछ जरूरी बातें हमेशा याद रखें। हमेशा गिवन डेटा से शुरुआत करें। चेक करें कि सारी यूनिट स्टैंडर्ड हैं या नहीं, किलोग्राम्स, मीटर्स और सेकंड्स। अर्थ और मून के लिए जी की वैल्यू याद रखें। और ये सबसे जरूरी है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट ग्रेविटी के साथ बदलता है। आपका मास अर्थ पर और मून पर सेम रहेगा, लेकिन आपका वेट अलग अलग होगा। किसी भी कंपैरिजन प्रॉब्लम के लिए वो 4 स्टेप मेथड आपका सबसे अच्छा दोस्त है। और हाँ, आखिर में प्रैक्टिस ही कॉन्फिडेंस की चाबी है। और मैं चाहता हूं कि आप इस एक बात को हमेशा याद रखें। असली मकसद सिर्फ फॉर्मूलाज को रटना नहीं है। असली मकसद है प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे के मेथड और लॉजिक को समझना। एक बार आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे का क्यों यानी वाई समझ आ गया, तो कैसे यानी हाउ बहुत आसान हो जाता है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते हैं जी की वैल्यू कम होती जाती है, लेकिन अगर हम उल्टी डायरेक्शन में जाएं, अर्थ के सेंटर की तरफ, तब जी की वैल्यू का क्या होगा? वो बढ़ेगी या घटेगी? इसके बारे में सोचना, और शायद हम इसे अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं कोचिंग क्लासेस से। आपने कभी अपने वेट के बारे में सोचा है? सिर्फ उस नंबर के बारे में नहीं जो आपको वेइंग स्केल पर दिखता है, बल्कि वो नंबर असल में क्या रिप्रेजेंट करता है। आज हम उस फंडामेंटल फोर्स के बारे में गहराई से जानेंगे जो हमें जमीन पर रखता है, ग्रेविटेशन। हम अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक छोटी सी वैल्यू जिसे जी कहते हैं, उसे समझेंगे और आपके वेट के पीछे का असली राज पता लगाएंगे। ठीक है, चलिए एक सिंपल सवाल से शुरुआत करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बहुत ही एक्यूरेट वेइंग स्केल है। आप अपना वेट नॉर्थ पोल पर मेजर करते हैं, फिर आप एक प्लेन में बैठकर इक्वेटर पर जाते हैं और वहां फिर से अपना वेट मेजर करते हैं। क्या रीडिंग बिल्कुल सेम आएगी? सोचो। आप शायद सोचेंगे, हाँ सर, बिल्कुल सेम होना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात है, जवाब है नहीं। सच तो यह है कि आपका वेट नॉर्थ पोल पर थोड़ा सा ज्यादा होगा और इक्वेटर पर थोड़ा सा कम। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये डिफरेंस बहुत छोटा सा है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। इस पूरी पहेली के पीछे का जो हीरो है, या कल्प्रिट कह लो, वो एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, जिसे हम फिजिक्स में स्मॉल जी कहते हैं। यही जी वो चाबी है जो इस पूरे राज को खोलेगी कि आपका वेट उतना कांस्टेंट क्यों नहीं है जितना आप सोचते हैं। तो आखिर ये जी है क्या? इसका पूरा नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को आराम से पीस बाय पीस समझते हैं। सबसे पहले इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G, is the acceleration produced in a freely falling body due to the Earth's gravitational force. अब इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? देखो, जब आप कोई चीज, मान लो एक बॉल, ऊपर से छोड़ते हो तो वो नीचे गिरती है। क्यों? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ खींच रहा है। इस फोर्स की वजह से गिरती हुई बॉल की स्पीड लगातार बढ़ती रहती है। और स्पीड या वेलोसिटी में चेंज को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटी के फोर्स से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वही हमारा जी है। अब हम जी की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला कहाँ से आता है? इसके लिए हम न्यूटन के 2 सबसे फेमस लॉज को कंबाइन करते हैं। पहला, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमें फोर्स का फॉर्मूला देता है, F = G × m × m डिवाइडेड बाय r²। दूसरा, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन,
फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इस केस में गिरती हुई चीज का एक्सेलरेशन g है, तो फॉर्मूला बन जाता है F इक्वल्स m इंटू जी। क्योंकि दोनों फॉर्मूलाज एक ही फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उन्हें एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। बिल्कुल सही। जब हम लिखते हैं mg इज इक्वल टू gmm अपॉन आर स्क्वायर, तो हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास यानी स्मॉल m दोनों तरफ है, तो हम उसे कैंसिल कर देते हैं। इससे हमें मिलता है हमारा फाइनल सबसे जरूरी फॉर्मूला G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये देखो कि G की वैल्यू अर्थ के मास जो है कैपिटल M और अर्थ के रेडियस जो है कैपिटल R पर डिपेंड करती है। वो गिरने वाले ऑब्जेक्ट के मास पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब जब हमारे पास फॉर्मूला है तो अपने ओरिजिनल सवाल पर वापस आते हैं। G की वैल्यू अलग अलग जगह पर बदलती क्यों है? पहला रीजन है हमारे प्लैनेट का शेप। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि हमारी अर्थ एक परफेक्ट गोल स्फीयर नहीं है, क्योंकि ये अपने एक्सिस पर लगातार घूम रही है, इसलिए ये बीच से यानी इक्वेटर से थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई है और ऊपर नीचे यानी पोल्स पर थोड़ी सी चपटी या फ्लैटेंड है। तो आपके शेप का ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जब आप पोल्स पर खड़े होते हैं तो आप अर्थ के सेंटर के ज्यादा पास होते हैं। इसका मतलब रेडियस यानी r छोटा हो जाता है। और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर्ड। तो अगर r छोटा होगा तो G बड़ा होगा। और इसके आगे, जब आप इक्वेटर पर होते हैं तो आप सेंटर से ज्यादा दूर होते हैं। यहाँ r बड़ा हो जाता है, इसलिए G की वैल्यू छोटी हो जाती है। सिंपल है। इसी वजह से अर्थ की सरफेस पर G की सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम वैल्यू ठीक पोल्स पर पाई जाती है। ये लगभग 9.832 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड है। यहाँ हमारे प्लैनेट की सरफेस पर ग्रेविटी सबसे स्ट्रांग होती है और सबसे कम यानी मिनिमम वैल्यू G की इक्वेटर पर मिलती है, जो है 9.78 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। और यही वो रीजन है कि आपका वेट इक्वेटर पर थोड़ा सा कम होता है। तो हमारी मिस्ट्री का पहला हिस्सा सॉल्व हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और किन चीजों से G की वैल्यू बदलती है। हम दो और फैक्टर्स देखेंगे, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई और डेप्थ यानी गहराई। एल्टीट्यूड का केस तो काफी सीधा है। जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं, मान लीजिए किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं या प्लेन में उड़ रहे हैं, तो अर्थ के सेंटर से आपका डिस्टेंस हमारा r बढ़ जाता है। फॉर्मूला याद है ना? G इज इक्वल टू gm/r स्क्वायर। अगर डिनोमिनेटर में r बड़ा हो जाएगा तो G की वैल्यू नेचुरली छोटी हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इससे कितना फर्क पड़ता है। माउंट एवरेस्ट के टॉप पर G में चेंज बहुत ही मामूली है, लेकिन जब आप बहुत बहुत ऊपर जाते हैं, जहां वेदर सैटेलाइट्स ऑर्बिट करती हैं, तो G गिरकर 8.7 हो जाता है। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की ऊंचाई पर, जो 35,000 किलोमीटर से भी ऊपर है, वहां G की वैल्यू सिर्फ 0.225 रह जाती है। ग्रेविटी का असर काफी कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर जाने से G कम होता है, ये बिल्कुल आसानी से समझ आ गया। लेकिन अब ये सोचिए, अगर हम अर्थ के अंदर जाना शुरू करें, जैसे किसी गहरी माइन में उतर रहे हैं, अब तो हम सेंटर के पास जा रहे हैं, जिसका मतलब r कम हो रहा है। तो लॉजिक से G को बढ़ना नहीं चाहिए क्या? यह इस कहानी का सबसे मजेदार ट्विस्ट है। हैरानी की बात यह है कि जैसे आप नीचे जाते हैं, G फिर से कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही आप गहराई में जाते हैं, अर्थ का वो हिस्सा जो अब आपके ऊपर है, वो आपको ऊपर की तरफ खींचने लगता है, जिससे नीचे की तरफ लगने वाला पुल थोड़ा कैंसिल हो जाता है। तो सेंटर की तरफ खींचने वाला नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है। सिर्फ आपके नीचे का मास ही आपको नीचे खींच रहा है। इस मास के कम होने का असर आपके सेंटर के पास आने के असर से ज्यादा होता है और इसलिए G कम हो जाता है। पर अगर हम इस लॉजिक को इसके फाइनल कंक्लूजन तक ले जाएं, तो सोचिए, अगर आप किसी तरह अर्थ के बिल्कुल सेंटर तक पहुंच गए, उस एक पॉइंट पर आपको हर दिशा से बराबर मास खींच रहा होगा। सारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को पूरी तरह कैंसिल कर देंगे और इसलिए वहां G की वैल्यू होगी 0। आप बिल्कुल वेटलेस हो जाएंगे प्लैनेट के सेंटर पर फ्लोट करते हुए। तो आज हमने पोल से लेकर अर्थ के सेंटर तक काफी लंबा सफर तय किया है। चलिए अब इस सबको एक साथ जोड़ते हैं और की टेकअवेज को एक आखिरी बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे जरूरी पॉइंट ये है, आपका मास यानी आपके अंदर कितना मैटर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप यूनिवर्स में कहीं भी जाएं। लेकिन आपका वेट, जिसका फॉर्मूला है मास टाइम्स G, वो बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि G की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। ये 3 मेन फैक्टर्स पर बदलती है।
पहला अर्थ का शेप, जिससे जी पोल्स पर मैक्सिमम और इक्वेटर पर मिनिमम होता है। दूसरा आपकी एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं जी कम होता है। और तीसरा आपकी डेप्थ, क्योंकि नीचे जाने पर भी जी कम होता है। इस पूरी कहानी को याद रखने का एक सिंपल तरीका है, एक छोटी सी लाइन। ऊपर जाओ या नीचे जाओ, जी हमेशा घटेगा। पोल्स पे मैक्स, इक्वेटर पे रिलैक्स। इसको हमेशा याद रखना। और इससे हमें मिलता है सबसे बड़ा टेकअवे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ हमारे प्लैनेट के सरफेस पर होती है। चाहे आप ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएं या नीचे कोर की तरफ सुरंग बनाएं, जी की वैल्यू हमेशा सरफेस से कम ही मिलेगी। अब हमने सीख लिया है कि जी कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये जगह के साथ बदलता है। ये हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। अगर ग्रेविटी ऊंचाई के साथ कमजोर होती जाती है तो हम हजारों सैटेलाइट्स को एकदम स्टेबल ऑर्बिट में सालों साल अर्थ के चक्कर लगाते हुए कैसे रखते हैं? इसके बारे में जरूर सोचना,